तो हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है इंटेलिजेंट एरा चैनल में। तो आप लोगों के लिए अब मैं चैप्टर नंबर 7 यानी कि प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिव करंट जो है वो मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे अभी मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए करा रहा हूँ, इसके बाद ही मैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी ये वीडियो प्रोवाइड कराऊँगा। ठीक है, तो आप लोगों को करना क्या है, पेन पेंसिल जो भी आप लोग जिससे भी अपने नोट्स बनाते हो, इतने बड़े बच्चे हैं तो पेंसिल से तो नोट्स नहीं बनाएंगे, ठीक है, पेन से ही बनाएंगे। तो पेन नोट्स बनाने के लिए तैयार रख लो, अपनी कॉपी ले लो। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरे नोट्स मैं आपको बनवाऊँगा और क्या होता है, क्या चैप्टर है ये देखेंगे हम लोग। तो स्टूडेंट, चैप्टर जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि चैप्टर नंबर है 7। ठीक है, यहाँ से मैंने स्टार्ट करने की कोशिश करी है आप लोगों को, पीछे के कुछ चैप्टर मैंने छोड़ दिए। क्यों छोड़े? क्योंकि अभी यहाँ से मैं आप लोगों को सोच रहा हूँ कि पढ़ाऊँगा। ठीक है, पीछे की बहुत सारी वीडियो पहले भी प्रोवाइड करा चुका हूँ मैं, लेकिन आप यहाँ से करो। और नाम क्या है चैप्टर का? प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, जो भी हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, चाहे वो यूके बोर्ड के हों, यूपी बोर्ड के हों, तो वो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव करंट। ठीक है, तो देखो जैसा कि आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा है, अल्टरनेटिव करंट मीन्स यहाँ पे हम एक प्रत्यावर्ती नई धारा को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इससे पहले हम लोग डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी करंट को पढ़ रहे थे। वहाँ पे क्या हो रहा था, डायरेक्ट करंट जो हमारी होती है उसकी जो मान होता है यानी कि जो वैल्यू होती है, मान, ये फिक्स होता है, एक नियत मान होगा, और इसकी जो दिशा है वो भी क्या होगी? फिक्स होगी। यानी ये एक ऐसी विद्युत धारा जिसका मान भी फिक्स है और जिसकी दिशा भी फिक्स है, वो भी किसके साथ? समय के साथ साथ। किसके साथ? समय के साथ साथ। तो वो हमारी क्या कहलाती है? डीसी, है ना। ये हम पढ़ के आए हैं। लेकिन अल्टरनेटिव करंट क्या होती है? प्रत्यावर्ती धारा हमारी वो धारा होती है जिसको हम लोग शॉर्ट में एसी भी बोलते हैं, जिसका मान भी समय के साथ साथ बदलता होता है, वेरिएबल है। वेरिएबल मीन्स जो बदल रहा है, और दिशा भी क्या हो रही होती है? समय के साथ साथ चल रही होती है। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो इसे साइनसॉइडल इस तरीके से बदल रही होगी। क्या मतलब है साइनसॉइडल का? बताऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, अभी सब बताऊंगा। ये एसी होती है हमारी, समझ गए दोनों में अंतर? डीसी का मान फिक्स था, दिशा फिक्स थी। एसी का मान भी परिवर्तित हो रहा है समय के साथ साथ और दिशा भी। तो हमारी ये धारा कहलाती है अल्टरनेटिव करंट या प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले आप लोगों की यही हेडिंग पड़ेगी। बात आती है कि हम प्रत्यावर्ती धारा पढ़ ही क्यों रहे हैं? डीसी में ऐसा क्या था जो एसी को आना पड़ गया, है ना। तो देखो क्या था कि एक निकोला टेस्ला करके हमारे साइंटिस्ट थे। ठीक है, बहुत ही विद्वान साइंटिस्ट थे ये। तो इन्होंने ही प्रत्यावर्ती धारा जो है उसकी खोज करी थी। अब हुआ क्या कि भैया, हम जानते हैं कि नॉर्मली जो डीसी है इसमें धारा फिक्स रहती है। यानी कि अगर एक कंज्यूमर का मतलब एक उपभोक्ता, यानी कि मैं, आप, हम लोग अगर एक धारा को यूज़ कर रहे हैं तो इसकी जो वोल्टेज होगी, यानी कि विभवांतर जो होगा, वोल्टेज ही कह दो अभी, ये फिक्स होगी। और अगर मुझे ज़्यादा विभवांतर यानी कि ज़्यादा विद्युत धारा की ज़रूरत है तो ये मुझे प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि ये तो फिक्स वोल्टेज और फिक्स धारा की चीज़ है ना। अगर मान लो मैं कोई ऐसी मशीन लेके आता हूँ जिसमें ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत चाहिए मुझे, लेकिन ये नहीं दे पा रहा है, क्यों? क्योंकि इसकी वोल्टेज भी फिक्स है। उसी तरीके से अगर मुझे बहुत ज़्यादा धारा चाहिए, यानी कि धारा का मान बहुत ही ज़्यादा चाहिए, कोई मशीन ऐसी चलानी है जिसमें अच्छी खासी विद्युत धारा यूज़ में आ रही है, तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता था? बहुत ही मोटे मोटे तारों का यूज़ करना पड़ता था, इस तरीके से। अब मुझे आप बताओ, जितने मोटे ये तार होंगे उतना ही ज़्यादा इसके अंदर क्या होगा? प्रतिरोध होगा, है ना। जितने मोटे तार उतना ही ज़्यादा आर की वैल्यू, और जितना ज़्यादा आर उतना ही ज़्यादा धारा में कमी आएगी, या कहो लॉस होगा, लॉसेज उतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी हमारी। तो इस तरीके से अगर मैं डीसी को लेके चलूँ, ठीक है, तो डीसी में बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिल रही थी। इसमें वोल्टेज फिक्स थी, बड़े बड़े तारों का यूज़ करना पड़ा था, और वो भी तार हमें क्या कर रहे थे? एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा प्रतिरोध लगा रहे थे, और उसमें लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा था करंट का, जिस कारण से ये बहुत ही महंगा पड़ रहा था। ये सब महंगा पड़ रहा था, है ना।
तो इस महंगाई से बचने के लिए क्या करा, नई धारा जिसे AC मैं कह रहा हूँ इसको खोजा गया। ठीक है, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है ट्रांसफॉर्मर। अभी आप लोग इसी चैप्टर के अंदर पढ़ोगे ट्रांसफॉर्मर। देखो मैं बेसिक बता रहा हूँ कि क्यों AC को यूज़ करना पड़ रहा है भाई, वाई AC इज़ इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट देन द DC। ये तो ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी युक्ति निकाली जिसमें हम वोल्टेज को कंट्रोल कर पा रहे थे। कंट्रोल का मतलब अगर मुझे ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत थी तो मैं ज़्यादा वोल्टेज ले पा रहा था, कम वोल्टेज की ज़रूरत थी तो कम वोल्टेज ले पा रहा था। तो इस कारणों से AC को जो है वो ज़्यादा अच्छा माना गया और AC का यूज़ फिर हम घरों में करने लग गए। क्लियर। तो ये चैप्टर है हमारा AC जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब आप लोगों को सबसे पहली हेडिंग क्या लगानी है, इसमें पहली हेडिंग आपको लगा देनी है प्रत्यावर्ती धारा यानी कि AC, जो चैप्टर का नाम है। ठीक है, AC शॉर्ट में अल्टरनेटिव करंट को मैंने AC लिख दिया, प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा क्या धारा होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि वह विद्युत धारा। देखो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, स्किप कर दोगे तो यहाँ पे ये कोई वैसी मूवी नहीं चल रही कि भैया स्किप कर देंगे और समझ में आ जाएगा। भैया ये पढ़ाई है, ये यहाँ पे जैसे रील्स पर टिके रहते हो ना, इंस्टाग्राम पे टिके रहते हो 1 घंटे तक 2 घंटे तक, वैसे ही यहाँ पे भी टिकना पड़ेगा। टिकोगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, और समझ में अच्छा आएगा तो फिर आप लोगों का ही भला होगा। दिशा और मान जो है वो समय के साथ लगातार परिवर्तित होता है, परिवर्तित होगा, यानी कि मान भी चेंज हो रहा होगा और दिशा भी चेंज हो रही होगी। तो वो हमारी क्या कहलाती है, AC कहलाती है। ये मैंने परिभाषा लिख दी कि वह विद्युत धारा जिसका मान व दिशा समय के साथ परिवर्तित होता है, AC कहलाती है। क्लियर, इतनी चीज़ हो गई। अब आप लोगों को मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि इसका जो ग्राफ है, अगर मैं ग्राफ खींचूँ, ठीक है, ग्राफ खींचूँ तो ग्राफ इस टाइप से कुछ आता है। इसको ऐसे दिखा देता हूँ। ठीक है, ये इस टाइप से ग्राफ आएगा। तो ये मेरा प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ है। नीचे टाइम है, ये 0 से स्टार्ट हो गया, ये T/2 हो गया, ये T हो गया। ठीक है, और इस तरीके से चलता रहेगा ये हमारा टाइम, है ना। यहाँ पे 2T हो जाएगा टाइम, और ये इस तरीके से चलता रहेगा। और ऊपर की तरफ हमारी वोल्टेज और धारा है। क्लियर। अगर मैं वोल्टेज को दिखाऊँ इस तरीके से, ये तो ये वाला जो ग्राफ है ये शो कर रहा है किसको, V को, और नीचे वाले को मैंने I से दिखा दिया। तो ये जो ग्राफ होता है ये साइन का ग्राफ होता है भाई, साइन का, साइनोसॉइडल इसे बोला जाता है। तो ये मैंने आपको बताया था ऊपर साइनोसॉइडल का मीनिंग। ठीक है, तो इस टाइप से कुछ दिशा देखने को मिलेगी हम लोगों को यहाँ पे AC प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा की। अब नेक्स्ट हेडिंग आप लोगों को जो लगानी है वो लगानी है प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल। छठे चैप्टर में आप लोग पढ़ के आए होंगे प्रत्यावर्ती नहीं, नॉर्मल विद्युत वाहक बल पढ़ के आए होंगे, प्रेरित विद्युत वाहक बल। यहाँ पे है ये प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल। तो लगा दो हेडिंग प्रत्यावर्ती EMF शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ। तो इसके लिए हम फटाफट से एक फॉर्मूला जनरेट करते हैं। ठीक है, आज बेसिक है चैप्टर, जल्दी से करने के बाद फिर हम अगले अपनी वीडियो में एक नए टर्म को पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल क्या होता है, तो इसके लिए मान लिया हमने कि हमारे पास एक आयताकार कुंडली है कुछ इस टाइप से। ठीक है, कुछ ऐसे दिखा देते हैं। ये आयताकार कुंडली है और ये एक चुंबकीय क्षेत्र में, कहाँ पे, चुंबकीय क्षेत्र, और वो भी एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, उसमें घूम रही है किस वेग से, ओमेगा कोणीय वेग से। समझ गए क्या बोला मैंने, कि एक अपने पास आयताकार कुंडली है, ये कुंडली हमारी आयताकार कुंडली हो गई, और ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हमने रख दी। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब इसे रखा हमने तो ये ओमेगा कोणीय वेग से इसमें लगातार गोल 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 इस तरीके से घूमे जा रही है ना। अब घूमने से क्या होगा, जब ये घूमेगी इस तरीके से तो ये विद्युत क्षेत्र के साथ कोई ना कोई एंगल भी बनाती रहेगी।
है ना। तो मैंने मान लिया कि टी सेकंड के अंदर जो हमारी कुंडली है वो कितना कोण घूम रही है, थीटा कोण घूम रही है। आई बात समझ में? टी सेकंड के अंदर कुंडली थीटा कोण घूम रही है। तो अब इससे जाने वाला फ्लक्स अगर मुझे देखना है तो कितना फ्लक्स होके जाएगा, तो वो कैसे निकालूंगा मैं? फ्लक्स का मतलब है, इमेजिन करो यहाँ से ये चुंबकीय बल रेखाएं निकल के जा रही हैं, इसको मैंने बोल दिया फ्लक्स। इनकी रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं। तो अब अगर ये गोल गोल घूम रही होगी, यानी कि अपने चारों तरफ ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही होगी, तो इसमें से जाने वाला जो फ्लक्स है वो भी लगातार चेंज हो रहा होगा। इमेजिन करो, मैं आपको एक कंडीशन के थ्रू बताता हूँ। सबसे पहले कुंडली आपकी ऐसे रखी हुई है, तो सबसे ज़्यादा फ्लक्स होके जा रहा होगा इसमें। अब कुंडली थोड़ा सा तिरछी हो गई, तो अब ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा होगा, यानी कि एक दो इसके ऊपर से जा रहे होंगे। अब कुंडली आपकी ऐसे हो गई, ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो अब और ज़्यादा जाने लग गए इसमें से फ्लक्स। फिर कुंडली आप लोगों की पीछे की तरफ घूम गई, तो ये मैं इस तरीके से घूमे जा रही है। इसका जो कभी ऐसे, कभी ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे ही घूमे जा रही है हमारी कुंडली। तो जाने वाला फ्लक्स जो है वो लगातार चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं यही देखना चाहता हूँ कि इस कुंडली से टोटल फ्लक्स कितना निकल रहा है, ठीक है। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। और चुंबकीय फ्लक्स को हम लोग फाई से दिखाते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है BA cos थीटा, क्योंकि हम मान के चलें कि थीटा कोण घूम रही है वो, है ना। अब चूंकि मुझे पता है जो कोणीय वेग होता है, कोणीय वेग वो क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी, यानी कि एकांक समय में कितना कोणीय विस्थापन तय करती है कोई वस्तु, तो वही कोणीय वेग कहलाता है। तो ओमेगा से दिखाते हैं, और क्या होता है वो हमारा थीटा अपॉन टी। ये चीज़ मैंने कर दी। यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ये टी इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, थीटा बराबर आएगा ओमेगा इंटू टी, ठीक है। इसको मैं इसके मान को उठा के कहाँ रख सकता हूँ, यहाँ इस थीटा में, यानी कि फाई वाले में। तो मैं वही काम कर रहा हूँ। अब इसके मान को उठा के यहाँ से ओमेगा टी के मान को उठा के इसमें रख दूँगा, तो हमारे पास आएगा फाई बराबर BA कॉस और थीटा की जगह ओमेगा टी। इसको मैंने समीकरण नंबर 1 बना दिया। अब बात आती है कि मैंने करा ही क्यों, ये ओमेगा टी वगैरह क्यों करा? क्योंकि देखो, हमें ये नहीं पता था कि हमारी कुंडली बिल्कुल फिक्स है। पीछे जब हम छठे चैप्टर में ये सब पढ़ रहे थे, जब आपने भी पढ़ा होगा, वहाँ पे आप लोगों को पता था कि कुंडली एक जगह पे फिक्स रहती थी, फिर फ्लक्स जाता था, तो हमें थीटा की वैल्यू पता रहती थी। बट यहाँ पे कुंडली फटाफट घूमे जा रही है, तो हर बार उसका जो कोण है वो चेंज हो रहा होगा ना, है ना। तो इसलिए समय के साथ साथ कोण कैसे चेंज हो रहा है, कितने वेग से चेंज हो रहा है, उसके लिए हम कोणीय वेग परिभाषा पढ़ते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पे देखो, आप देख पा रहे हो, मुझे ओमेगा पता है कितनी स्पीड से घूम रही है वो, और वो टाइम पता होगा, इसलिए यहाँ पे हम थीटा की जगह ओमेगा इंटू टी रखते हैं। प्रत्यावर्ती में टाइम के साथ साथ चेंज हो रही होती है चीज़ें, इसलिए यहाँ पे ओमेगा टी रखा। क्लियर? अब फैराडे का सेकंड नियम पढ़ के आप लोग आए होंगे, फैराडे के सेकंड नियम से। फैराडे का सेकंड नियम क्या होता है, हमने पढ़ा था, E बराबर माइनस का N डी फाई या डेल्टा फाई भी कह सकते हैं हम लोग, और dt। फैराडे ने ही बताया था, यहाँ पे मान के चल रहा हूँ N फेरे हैं उस कुंडली के अंदर, है ना। तो अब मैं समीकरण 1 से फाई का मान उठा के यहाँ रख सकता हूँ। समीकरण 1 से फाई का मान रखने पर ये मैंने क्यों करा, ये आपका EMF होता है। E जो है वो आपका प्रेरित EMF होता है। जब कुंडली गोल गोल घूमेगी, फ्लक्स में चेंज आ रहा होगा, है ना, और फ्लक्स में जब चेंज आएगा तो उससे क्या उत्पन्न होगा, प्रेरित EMF। यही फैराडे ने बताया था, और ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना थी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्रेरित EMF जो निकलेगा वो फैराडे के सेकंड नियम के थ्रू ये निकाला यहाँ पे। और मान के चलें कि कुंडली में N फेरे हैं, तो फाई का मान ऊपर मैंने ये निकाल रखा है, इस फाई के मान को उठा के यहाँ रख दूंगा। तो जैसे ही रखूँगा तो E बराबर माइनस N डी अपॉन dt ऐसे ही चल रहा है। फाई की जगह ध्यान से देखो क्या आ रहा है, BA cos ओमेगा टी, ठीक है, BA cos ओमेगा टी।
अब हमें पता है अवकलन करना आता ही होगा आप लोगों को, नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। -n ऐसे ही रहेगा। अब जो भी कांस्टेंट टर्म है वो यहाँ से बाहर आएंगे। कांस्टेंट टर्म कौन कौन सी हैं? बी और ए। भैया जो विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र मैंने लगाया है उसका मान चेंज नहीं हो रहा, और कुंडली का एरिया जो रहेगा वो तो वही रहेगा, वो चाहे कितनी स्पीड से घूम जाए क्या वो आधी थोड़ी हो जाएगी, खुद बताओ आप लोग। इसलिए बी और ए अंदर रहेंगे। अब ओमेगा भी एक समान था, एक समान कोणीय वेग से घूम रही है, लेकिन ये है इस कॉस का क्या? कोण। तो इसलिए ये कोण है तो इस ओमेगा बाहर नहीं जाएगा, तो मात्र बी और ए ही बाहर जाएगा। समझ गए? तो बी ए को भी हमने उठा के बाहर करा, अंदर बचेगा d/dt cos ओमेगा t। और अगर आप लोगों को पता होगा तो इसका जो अवकलन होता है, मैं इधर लिख भी देता हूँ, d/dt cos थीटा का, ठीक है, सॉरी cos t करना पड़ेगा यहाँ पे मेरे को, इसका होता है माइनस का साइन t। तो यहाँ पे यही आना चाहिए NBA और ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन ओमेगा टी की जगह यहाँ पे ओमेगा टी है तो ओमेगा टी। अब देखो होना चाहिए था खाली टी, बट यहाँ पे ये एक्स्ट्रा टर्म ओमेगा भी आ रहा है ना, तो हम इसका दोबारा से अवकलन कर देते हैं, यानी कि ये d/dt ये अंदर वाले टर्म का दोबारा से अवकलन होगा। समझिए क्यों करा मैंने अवकलन दोबारा? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि अंदर एक, मैं टी के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, मैं टी के लिए अवकलन कर रहा हूँ, तो अंदर टी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे टी के साथ साथ ओमेगा भी है। तो जब कोई दूसरा टर्म भी आ जाए तो चेन रूल के अकॉर्डिंग हम उस वाले चीज़ का, उस पूरी चीज़ का दोबारा अवकलन करते हैं। तो इसका दोबारा अवकलन कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए, तो NBA साइन ओमेगा टी। और इसका जब मैं करूँगा तो ओमेगा उठ के फिर बाहर आएगा मेरा ये वाला, तो ओमेगा बाहर आ गया और d/dt इंटू टी बचेगा। क्यों ओमेगा बाहर करा? क्योंकि कांस्टेंट है, आप इसे बाहर कर सकते हैं। उस समय ये क्या था? ये भैया एक तरीके से कोणांक था, तो कोणांक को मैं बाहर नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी हो गई? इसकी वैल्यू 1 हो गई, ये अंदर वाले टर्म की dt/dt की, इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो ये आप लोगों का EMF का एक जनरल फॉर्मूला आया है, प्रेरित EMF का, इसको याद रखना है आप लोगों को, है ना? समझ गए चीज़? अब चूंकि मुझे पता है साइन ओमेगा टी का जो मैक्सिमम मान है, का अधिकतम मान ये कितना होता है, साइन का अधिकतम मान कितना होता है, तो आप कहेंगे 1 + 1 होता है, ठीक है। साइन का जो अधिकतम मान है वो +1 होता है। इसलिए जब मैं इसको समीकरण 2 मान लेता हूँ, समीकरण 2 से साइन ओमेगा टी के अधिकतम मान की बात करूँगा, तो अधिकतम EMF आएगा E0, ठीक है। तो ये कितना आएगा? NBA ओमेगा। तो ये अधिकतम EMF की वैल्यू होती है, लिख भी देता हूँ मैं यहाँ पे, E0 जो है वो हमारा अधिकतम EMF है, ठीक है। तो समीकरण 2 में मुझे पता चल गया कि मैं इसकी जगह यहाँ पे E0 लिख सकता हूँ। तो समीकरण 2 से जो वैल्यू आएगी वो आएगी क्या? देखते रहो, E = E0 साइन ओमेगा टी, ये आपकी समीकरण आती है प्रत्यावर्ती EMF की। अगर मैं बात करूँ सेम टू सेम वोल्टेज की, तो ये आपकी आएगी V0 साइन ओमेगा टी। और अगर धारा की बात करूँ प्रत्यावर्ती, तो ये आती है I = I0 साइन ओमेगा टी। समझ गए? तो हम आगे के लिए सॉल्व नहीं कर रहे, हमने EMF के लिए सॉल्व करा, और वोल्टेज, विभवांतर और धारा के लिए सेम ये समीकरण आएगी। तो ये आप लोगों को आना चाहिए। क्या करा होगा मैंने? ये समीकरण 2 से E0 लगाया पता, इस E0 यहाँ पे इसकी जगह E0 मान फिट कर दिया मैंने, और ये E0 साइन ओमेगा टी बन गई हमारी। क्लियर हो गई ये चीज़? तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। हमने बेसिक सीखा कि भैया क्यों प्रत्यावर्ती धारा की इम्पोर्टेंस मतलब यूज़ में लानी पड़ी, फिर हमने प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है वो देखा, किस तरीके से इसकी दिशा चेंज होती है, फिर हमने प्रत्यावर्ती EMF के लिए एक फॉर्मूला ड्राइव करा जो आपका इस चैप्टर में पूरे में यूज़ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आप लोगों के लिए एक से एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। ठीक है, आप लोगों को भी इससे मदद मिलेगी, और फिर हमें भी अच्छा लगता है कि जब कि कोई वीडियो देख रहा है और सही में किसी को ज़रूरत है ना। तो जितने भी आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।
और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी मैं एक वीडियो जल्द से जल्द लेके आ रहा हूँ, 1-2 दिन के अंदर ही आ जाएगी। कंटिन्यूसली चलेगा मामला ये, हिंदी मीडियम के लिए आ रही है तो एक दिन बाद इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी सेम यही चीज़ आएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।